वेलकम टू विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इस सारी चीजों का हमारे लाइफ से कनेक्टिविटी क्या है, यानी हमारे लाइफ से ये कैसे कनेक्ट है। क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं अगर वो हमारे लाइफ से कनेक्ट नहीं है तो फिर उनके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो भी चीजें आप पढ़ें कोशिश करें कि देखें कि वो चीजें हमारे लाइफ से कैसे जुड़ी हुई हैं और हमारे लाइफ में उसका रोल क्या है, तभी चीजों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलते हैं, देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, मान लीजिए कि ये आपका है सघन माध्यम, सघन माध्यम और यह है विरल माध्यम, विरल माध्यम। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों को हमें आसानी से समझ के पढ़ें, क्योंकि जब तक हम उसकी कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, केवल डिफिनीशन चीजें को हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलते हैं, समझते हैं। ये सघन माध्यम, सघन माध्यम का मतलब ये हुआ कि क्या है, पहले विरल माध्यम को समझ लेते हैं फिर सघन को समझते हैं। विरल माध्यम क्या होते हैं? विरल का मतलब होता है दूर, यानी ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, दूरी हो कणों के बीच, यानी हम कह सकते हैं वायु हुआ, वायु में कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो उसे कहते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब जैसे कोई द्रव्य हुआ, ठीक है ना, यानी इसके कंपेयर में ये सघन हो गया। कोई द्रव्य अगर पानी की बात कर रहे तो वो सघन माध्यम बताएंगे, तो इस तरह। तो ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। अब क्या हुआ कि कोई प्रकाश किरण, ये पूरा सघन माध्यम है, ये पूरा विरल माध्यम है और ये कोई तल है, सतह है। अब क्या हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति सघन माध्यम से विरल माध्यम में देख रहा है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये प्रकाश की किरण है और वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसको आना चाहिए ऐसे, सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होती है, ऐसे चली जाती है। यानी ये है इसका अविलंब, अविलंब, और प्रकाश की किरणें आ रही है तो इसे कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरणें आती हैं इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ये जो किरण आ रही और ये किरण है, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये है अविलंब, यानी ये जो है अविलंब है, ये किरण आ रही है आपतित किरण, यहाँ से अपवर्तित हो रही है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो रही है, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। थोड़ा और इधर भी समझे, मान लीजिए यही कुछ इस प्रकार हो जाए, ऊपर विरल हो जाए, विरल माध्यम, और नीचे हो जाए सघन माध्यम। ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। अब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से आ रही है तो क्या होती है, जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ा ऐसे हो जाती है। ये अपवर्तित किरण है, किरण, और ये है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, और ये आपका अविलंब है, ये अविलंब। यानी इसी फिगर का जस्ट अपोजिट है, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या हो रही है, अविलंब की ओर झुक रही है। हमारे बताने का सेंस क्या है, दोनों फिगरों को बताने का सेंस क्या है, दोनों फिगरों में आप चीजें देख रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अविलंब से दूर हट रही है, आना चाहिए इधर, जा रही है इधर। इधर विरल माध्यम से सघन माध्यम
में प्रवेश कर रही है, दूसरी जाना चाहिए इधर, लेकिन आ गई इधर अभिलंब की ओर झुक गई। यानी दोनों कंडीशनों में हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं, अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। यानी इसका डिफिनीशन क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनीशन क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे सघन से विरल में प्रवेश की, यहाँ विरल से सघन में प्रवेश की, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो रही है, जाना चाहिए यहाँ, जाना चाहिए यहाँ, जाना चाहिए यहाँ, आ रही है यहाँ पर, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की किरणों को अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लिख दे रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते, यानी रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट। यानी हमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश से अपने मार्ग से विचलित होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर कुछ चीजें हमें यह दिखाया है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब अपवर्तन के नियम समझ लेते हैं। अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते। जैसे फिगर थोड़ा सा बना रहे हैं, जैसे फिगर के माध्यम से हमें ने अभी बताया है कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये सघन माध्यम है, और प्रकाश की किरण यहाँ से प्रवेश की ऐसे, तो सघन से ये विरल में जा रही है, तो विरल में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, जबकि आना चाहिए इधर। तो ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण, और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं, एक ही तल में है। तो यही कहा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस बात का भी ध्यान। दूसरा, जो प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण, यहाँ कोण बनाएगी, इसे आई कहते हैं, और जहाँ
अपवर्तित हो रही है, ये जो कोण बनाएगी इसे R कहते हैं। तो दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, यानी जो आपतन कोण है I, तो आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का जो अनुपात होता है ये एक नियतांक होता है। यानी आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R के अनुपात को क्या कहते हैं, एक नियतांक कहते हैं, और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक, अब कुछ चीजें हो जा देते हैं, जैसे क्या होता है कि कभी-कभी हम तालाब वगैरह के किनारे खड़े होकर तालाब में मछलियों को देखते हैं, या तालाब में और भी चीजें जो होती हैं उन्हें हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम केवल उसमें उपस्थित चीजों को देखते हैं, उसमें जो चीजें उपस्थित हैं वो हमें भी देखती हैं। जैसे अगर हम मछली को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मछली हमें नहीं देखती है, मछली भी हमें देखती है। तो जब हम क्या करते हैं, हम मछली को देखते हैं, यानी तालाब में स्थित मछली को देखते हैं, तो हम सघन माध्यम में देख रहे हैं, यानी प्रकाश की किरणें सघन मिरर से सघन में प्रवेश कर रही हैं। और जब मछली हमें देखती है तो प्रकाश की किरण सघन से मिरर में प्रवेश करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम प्रकाश की किरण सघन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं, तो मान लीजिए प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करती है, तो इसे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है। इसे ANW इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, यह अपवर्तनांक होता है। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इसे कहते हैं। अगर वही प्रकाश की किरण मछली क्या कर रही है, हमें देख रही है, तो उस कंडीशन में जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी जल से प्रकाश की किरण वायु में आ रही है तो जल से सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होता है। और इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इनटू जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो इसका मान 1 हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। समझ में आया? अब चलते हैं कुछ और चीजें देखते हैं। अब आते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है उसे हम जान लेते हैं। क्रांति कोण जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांति कोण क्या होता है, देखिए क्रांति कोण जब प्रकाश की किरण, ये आपका विलंब है, अभी लंब। अब प्रकाश की किरण कुछ यहां से आ रही है और यहां से क्या कर रही है, ये है आपका सघन माध्यम। अब यहां से ये प्रवेश करती है, जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरण ऐसे, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है और इधर मुड़ जाती है, यानी अपवर्तन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये क्या है आपका I, और ये पूरा आपका बन गया 90 डिग्री। ये जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण, आपतित किरण, और ये किरण जो इधर चली गई इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मतलब क्या हुआ, क्रांति कोण क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ये माध्यम विरल है, ये विरल माध्यम है, तो क्या होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये पूरा माध्यम सघन है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 अंश के बराबर हो जाता है। ये अपवर्तन कोण का मान क्या हुआ, 90 अंश के बराबर हुआ। और जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो जाता है तो यही घटना क्या कहलाती है, क्रांति कोण कहलाती है। यही कोण जो होगा वो क्रांति कोण कहलाता है। रिपीट कर रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यानी क्रांति कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं कुछ और चीजें देख लेते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जो आधुनिक युग है, मॉडर्न जनरेशन जो है, उसमें पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित जो चीजें
चीजें हैं बहुत ज्यादा यूज हो रही है। हम समझेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, उस पर चलते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, इसको पहले हम समझें। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, ये आपका अविलंब है, अविलंब, और ये तल, ये आपका माध्यम जो है ये सघन है, और ये है विरल, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। अब जब प्रकाश की किरणें यहां से चलती हैं, यहां से, तो क्या होता है, इतना ज्यादा वो परावर्तित हो जाती हैं, इतनी ज्यादा अपवर्तित हो जाती हैं कि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इतना ज्यादा अपवर्तित हो जाती हैं कि पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, यानी उसी माध्यम में लौटेंगी, प्रकाश का परावर्तन की घटनाएं हो जाएंगी। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपवर्तन कोण इतना अधिक हो जाता है कि प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और प्रकाश के पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी पूर्णांतरिक परावर्तन, और ये पूरा एंगल जो बन जाता है वो ये 90 प्लस बन जाता है। 90 प्लस होने का मतलब क्या है कि 90 अंश से अधिक, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उनके द्वारा बनाया गया अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, और इस घटना को हम कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन घटना होने की दो शर्त है। पहला शर्त क्या है कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन से विरल, यानी प्रकाश की पूर्णांतरिक परावर्तन की जो घटनाएं हैं उसके लिए दो शर्तें जी बता रहे हैं। पहला, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण का मान जो होना चाहिए वो 90 अंश से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटनाएं होंगी। यानी पहला, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक यानी क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, इसे हमने समझा। अब पूर्णांतरिक परावर्तन का हमारे लाइफ में यूज क्या है, जैसे आप सुनते होंगे ऑप्टिकल फाइबर। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर ही उदाहरण है इसका। जैसे ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका खोज सबसे पहले नरेंद्र सिंह कपानी जो भारतीय के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था पूर्णांतरिक परावर्तन यानी ऑप्टिकल फाइबर की खोज, जो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पैदा की। जो भी तार होते हैं, जैसे नेटवर्किंग सिस्टम जो तार होते हैं, उन सब में ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। जो भी हम लोग नेटवर्क चलाते हैं, जो भी इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, या समुद्रों वगैरह में जो भी वायर से बिछाए जाते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर के बने होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है कि प्रकाश की किरणें जितनी हम भेजते हैं, जितनी हम क्या करते हैं, जो भी चीजें हम उसमें भेजते हैं, यानी प्रकाश की किरणें जो भी भेजते हैं, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जितनी किरणें एक सिरे से भेजी गई हैं वो पूरी दूसरी सिरे तक पहुंचती हैं। इसलिए ये क्या होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पे कार्य करता है। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेगिस्तान में मृत्तिका का बनना, या फिर गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि जो रोड पे कहीं पर अगर पेड़ है तो उसके नीचे जो छाया होती है वहां पर ऐसा दिखाई देता है कि वहां पर कोई तेली पदार्थ यानी तेल वगैरह गिरा हुआ है, लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता।
ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कुछ और टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। एक हमारा जो टॉपिक है वह है वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण। वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण। वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण क्या होता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आकाश में इंद्रधनुष का बनना ये वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित है। बहुत सारे लोग या हम सभी लोग बरसात के मौसम में आकाश में इंद्रधनुष के बनते हुए दिखते हैं, लेकिन ये क्यों होता है, क्या रीजन है, इसको आज हम समझेंगे। तो देखिए ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से क्या करते हैं हम, श्वेत प्रकाश जब हम इसमें प्रवेश कराते हैं तो ये क्या होते हैं, आधार की ओर झुकती है, और आधार की ओर झुकने के साथ साथ ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये आधार की ओर झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो बैगनी होता है, दूसरा जमुकी होता है, तीसरा नीला होता है, नीला, उसके बाद हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। यानी इनको अगर साथ में लिखें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, यानी ये श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश क्या होती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ये प्रिज्म से गुजर रही है, तो जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आधार की ओर झुकने के साथ साथ 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और रंग कौन कौन से हैं, बैगनी, जमुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी वायलेट, जमुकी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, येलो यानी पीला को येलो, और नारंगी को ऑरेंज और रेड को लाल, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में यानी अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना जो होती है वो वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब ये जो रंगों के जो समूह है, 7 रंगों के समूह, ऐसा नहीं है कि श्वेत प्रकाश में केवल 7 ही रंग होते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं मुख्य रूप से ये 7 ही रंग, इसलिए 7 रंग मुख्य रूप से माने जाते हैं। और ये रंगों का जो समूह होता है, इस समूह को हम कहते हैं वर्णक्रम। इन समूह को हम कहते हैं वर्णक्रम। इन रंगों के समूह को संक्षेप में अगर 60 फॉर्म में हम बात करें, संक्षेप में इसे कहते हैं बैजनी, अपिनाला, बैजनी अपिनाला यानी बैजनी, यानी सभी रंगों के पहले लेटर्स को लिए गए हैं, तो इसे संक्षेप में बैजनी अपिनाला या फिर इंग्लिश में डिफ्यूर कहते हैं, DIBGYOR। ये जो लिखा है DIBGYOR, यानी इसे इंग्लिश में डिफ्यूर और हिंदी में बैजनी अपिनाला कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यानी इंद्रधनुष जब बनता है उसमें ये 7 रंगें दिखाई देती हैं, उसका भी कारण है प्रकाश के अपवर्तन, लेकिन ये 7 रंग मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी में उसे कहेंगे बैजनी अपिनाला, इंग्लिश में कहेंगे डिफ्यूर। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये दोनों क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि क्रम इनका सेम यही होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर क्रम को इधर उधर कर दिया जाए तो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं समझने में और ऑप्शन गलत लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए इन रंगों का समूह विशेष रूप से
ध्यान रखिएगा, हिंदी में बैतनी हुबिनाला, इंग्लिश में विपियो। तो ये हुए प्रकाश के वर्णक्रम और विक्षेपण की घटना है। अब एक टॉपिक और है कि जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, बस प्रकाश के प्रकीर्णन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो चलते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन की तरफ। प्रकाश का प्रकीर्णन हमें आज पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल क्या दिखाई देता है, तो शायद इसका जवाब आपके पास न हो, लेकिन प्रकाश की प्रकीर्णन पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं कि सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। अगर हमें खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं, तो उसका भी आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात पूछें कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो उन सारे सवालों का जवाब आप इस प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को पढ़ने के बाद दे सकते हैं। तो चलते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन की समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या है, हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है। हमारे पृथ्वी पर ये क्या है? वायुमंडल है। इस तरह चारों तरफ से हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सूर्य हमारा इधर है, जो सन है हमारा, ये सन है। अब यहाँ से प्रकाश से निकल रही है, प्रकाश निकल रही है। अब ये क्या होती है? प्रकाश की कुछ किरणें पृथ्वी पर आती हैं। जब पृथ्वी पर आती हैं तो चूंकि ये हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, धूल के बहुत सारे कण होते हैं, छोटे छोटे। तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो प्रकाश की किरणें धूल के कणों से टकराकर कुछ इधर उधर निकल जाती हैं, इस तरह, और कुछ ही प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, यानी कुछ प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? बिखर जाती हैं। और प्रकाश की किरणों की बिखरने की जो घटना होती है, वो क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। रिपीट कर रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर प्रकाश की कुछ किरणें सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन में बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, और लाल का अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो जब प्रकीर्णन अधिक होगा तो जाहिर सी बात है प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, यानी बैगनी रंग अधिक बिखरेगी, इसलिए अंतरिक्ष, इसलिए आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। ये प्रकाश की घटना पे आधारित है, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना पे। खतरे का निशान लाल क्यों लगाया जाता है? ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर ही आधारित होती है। इन दोनों चीजों को हम बता रहे हैं, समझिएगा कि क्या होता है, खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं, ऐसा पूछा जाता है। देखिए, हमने बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव, और लाल कलर का आप क्या करें? सिंबल लगाएं, तो इसका बिखराव कम होगा। बिखराव कम होने का मतलब इससे किरणें बहुत कम मात्रा में बिखरेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बिखरेगी। और जब कम मात्रा में बिखरेगी तो वो एक ही जगह गाढ़ा दिखाई देगा, और गाढ़ा दिखाई देने की वजह से खतरे का निशान लाल लगाया जाता है, ताकि वो दूर से ही दिखाई दे। समझ में आया? तो खतरे का निशान इसलिए लाल लगाया जाता है कि ताकि वो दूर से दिखाई दे, इसका प्रकीर्णन कम होता है। इसी तरह सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है। इसका भी रीजन यही है कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए वो इकट्ठा दिखाई देता है, इसलिए सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है। दूसरी बात हमने पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा,
तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देगा, काला। रीजन क्या है? रीजन यह है कि अंतरिक्ष यात्री क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर होगा, यहाँ होगा। अंतरिक्ष इधर माना जाता है वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर। और जब पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर कोई अंतरिक्ष यात्री है तो यहाँ पर उसको आकाश का रंग काला दिखाई देगा। आकाश का रंग काला दिखाई देने का रीजन ये है कि अंतरिक्ष में आप जानते हैं कि वायुमंडल नहीं है, धूल के कण नहीं है, और जब धूल के कण नहीं है वहां पर, तो इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन की घटनाएं वहां पर होती नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित। तो हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।